हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो कि बायोकेमिस्ट्री। इसमें आज चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस विच हैव द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 2:1 एज फाउंड इन द H2O। यहाँ पर H2O के एज यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो 2 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला जो होता है CnH2ON। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं N नंबर होते हैं। ठीक है, लाइक इसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बट हाइड्रोजन जो है इसका रेशियो कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की तो वहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको OH ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, कीटोन ग्रुप यानी कि C+O। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर डाइटरी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट एज आ एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर डाइटरी सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेकडाउन होता है, देन एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द ATP। ठीक है, मोस्टली शुगर आर डी टाइप यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो शुगर्स होते हैं डी टाइप डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी है वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली जो होता है डी टाइप वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे देखें तो ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ऑन द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट को। अभी बात कर लेते हैं एक एक क्लासिफिकेशन, एक एक सब क्लास को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड जो कि सिंपल शुगर होता है। मोनोसैकेराइड आर बेसिक यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द हाइड्रोलिसिस इनटू द अदर सिंपल शुगर। यानी कि मोनोसैकेराइड इसमें 1 सिंगल यूनिट होती है, एक सिंगल यूनिट ही होती है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अदर में नहीं ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मोनो का मीन्स होता है सिंगल एंड सैकेराइड्स का मीनिंग होता है शुगर। तो यानी कि सिंगल यूनिट होती है शुगर की, सैकेराइड्स की, उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। दे हैव अ स्वीट इन फ्लेवर होता है इसका। दे आर वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे हैव द क्रिस्टलाइन अपीयरेंस एज अ क्रिस्टल। छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं इनका एज अ अपीयरेंस रहता है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में अटैच है ये। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये डी फॉर्म है ग्लूकोज का क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये राइट साइड में है, जिसकी वजह से इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड में है, L फॉर लेफ्ट हो गया
और L फॉर एल ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिए आप, एक बार इसका स्ट्रक्चर जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, जो कि जिसको हार्वर्थ क्लोज रिंग या चेन या फिर हार्वर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं एज इट इज सेम, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। सेम है एज इट इज, उसी तरह स्ट्रक्चर ये भी था, इसमें फार्मूला सब सेम है और रेशियो जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन का वो सब सेम है, बट ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो शेप चेंज हुआ है इसका, ठीक है। हार्वर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्वर्थ प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1 नंबरिंग है, 2 3 4, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्बन यानी इसको एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, जो फर्स्ट कार्बन है इसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोअर साइड लगा हुआ है तो अल्फा ग्लूकोज होगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड लगा हुआ है तो ये बीटा ग्लूकोज होगा। तो आई होप सो आपको ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेनली सेम ही होता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप C और डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, बाकी सब सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। और ग्लूकोज में क्या था, एल्डिहाइड था, और कीटोन में क्या हो गया, ये हमारा फ्रक्टोज में क्या हो गया, कीटोन हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक तरह से दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, एज ए फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर वेट प्रॉपर्टी सेम होती है, बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ये चेंज हुआ है, तो ये फंक्शनल आइसोमर की तरह भी है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं अगर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है तो डी फ्रक्टोज, और अगर लेफ्ट साइड में है तो एल फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो आई होप तो ये एक बार स्ट्रक्चर जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्वर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसी तरह से सिंपल जिस तरह से उसमें हमने बात किया था उसी तरह ये भी है स्ट्रक्चर। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओनली कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज वैसे ही है, ठीक है। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। इसमें ओनली गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है सेम एज इट इज ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की तरह होता है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ ओनली यहाँ पर जो फोर्थ पोजीशन आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेते हैं। इसी तरह ग्लूकोज वाला जो स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है इसका जो फोर्थ पोजीशन, ये वाला फोर्थ पोजीशन वाला कार्बन है, इसमें चेंजेस हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है लेफ्ट साइड आ जाता है, वही हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये वाला फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आ गया लेफ्ट साइड में, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर सेम ही है, ये हमारा बन गया गैलेक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का। आप देखिए 1 कार्बन 2 3 एंड 4, ये फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये आई होप तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर कैसे है, लोअर साइड में है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो गया, अपर साइड में हो गया। सेम एज इट इज ग्लूकोज की तरह ही होता है गैलेक्टोज स्ट्रक्चर, ओनली फोर्थ कार्बन पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप तो ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया। अभी बात कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड।
ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड की 2 से 10 यूनिट तक मिलके बनते हैं, जिनको ओलिगोसैकेराइड बोल लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाइड रहते हैं, लाइक जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। मेनली ट्राइसैकेराइड आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डाइसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड की बात करते हैं, डाइसैकेराइड जो होते हैं आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट and made up of two monosaccharide and on hydrolysis give on the molecules of the glucose and other molecule। यहाँ पर डाइसैकेराइड की बात करते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अभी ये जो एग्जाम्पल हैं इनके अभी स्ट्रक्चर देखते हैं और कैसे 2 सैकेराइड यूनिट से मिलके बने हैं इसको भी क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर माल्टोज को जो है माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और अभी हमने जो बात किया था गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को, ये वाला गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर जो है इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स जो है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो बात कर लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर बनता है। ग्लूकोज हमने अभी पढ़ा कि ये मोनोसैकेराइड था, ये भी मोनोसैकेराइड है। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके डाइसैकेराइड यूनिट बना, जिसका नेम क्या होगा? ग्लूकोज। और दोनों क्या है? सेम। गैलेक्टोज माल्टोज बना, यहाँ पर दोनों यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड है। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके हमारा क्या बन गया? ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ज्वाइंट हो गया आपस में कार्बन नंबर 1 जो एनुमेरिक कार्बन था, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा डाइसैकेराइड माल्टोज के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, इसको काउ मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है ये वाला गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि 4th पोजीशन पे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4th पोजीशन वाला ये लोअर साइड में था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर अपर साइड में है। तो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। दोनों को मिला दिए तो हमारा क्या बन गया? लैक्टोज बन गया। तो ये दोनों क्या थी? मोनोसैकेराइड यूनिट थी, और ये दोनों मिला के क्या बना? लैक्टोज बना, जो कि डाइसैकेराइड यूनिट हो गया। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड यूनिट है। तो यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये आप बात कर सकते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके हमारा क्या बन गया? सुक्रोज बन गया, ठीक है। तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे सारे स्ट्रक्चर। तो आई होप तो आपको डाइसैकेराइड क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी मूव करते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो लाइक जैसे कि यहाँ पर ट्राइसैकेराइड भी ट्राइसैकेराइड भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ट्राइसैकेराइड क्या होता है? ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके हमारा बनता है ट्राइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, रेफिनोज हो गया, तो ये एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, मोर रिपीटिंग यूनिट सेम और डिफरेंट। यहाँ पर जो सैकेराइड्स यूनिट होती हैं या तो मोर होती हैं, मोर रिपीटिंग यूनिट, यानी कि या फिर सेम यूनिट भी रिपीट हो सकती है सैकेराइड्स की, या फिर डिफरेंट। पॉली का मीन्स क्या होता है? बहुत सारा। सैकेराइड मतलब शुगर। तो पॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स मेड अप ऑफ द मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है, जिसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड आर टेस्टलेस होता है एंड मोलिकुलर वेट जो होता है मिलियन, बहुत हाई मोलिकुलर वेट होता है पॉलीसैकेराइड का, और इनका टेस्टलेस होते हैं ये, ठीक है। ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं,
पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड एंड मोनोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें क्या होता है, सेम रिपीटिंग यूनिट होती हैं, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट होती हैं। अभी डिटेल जान लेते हैं होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोपॉलीसेकेराइड की। अगर होमोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, द सेम सेकेराइड यूनिट कंबाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो सेम एक जैसे कि ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोज 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 ही जो है कंबाइंड होके क्या बनाया जाएगा, होमोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, इनुलिन, ग्लूकेगॉन या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, ETC, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, यानी कि सेम सेकेराइड यूनिट रिपीट होती है, कंबाइन होती है आपस में। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड की अगर बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेराइड यूनिट कंबाइन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो सेकेराइड की यूनिट थी वो डिफरेंट हो गई और नंबर ऑफ टाइम्स आपस में कंबाइन हुई और क्या बनाया ली, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटिन, हेपेरिन, कैरेटिन, सल्फेट। जैसे कि हेपेरिन हो गया, कैरेटिन हो गया, प्रोटीन जो कि हेयर नेल्स वगैरह में पाया जाता है। तो ये सब क्या होता है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप तो आपको होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। स्टार्च के अगर केमिकल नेचर की बात करते हैं तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो ग्लूकोज होता है जो प्लांट में स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इट इज द कंपोज ऑफ द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से ये बना होता है स्टार्च। एक तो होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, दो कंपाउंड से बनके ये बना होता है स्टार्च। अभी और डिटेल जान लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ द स्टार्च। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो एमाइलोज इज मेड अप ऑफ द 250 to 300 ग्लूकोज, यानी कि 250 से लेके 300 ग्लूकोज दैट आर ज्वाइन टुगेदर द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलके ज्वाइन होके बनते हैं। इतनी सारी ग्लूकोज की यूनिट से स्टार्च बनता है। ठीक है, एमाइलोज चेन आर अनब्रांच्ड एंड कोइल्ड, ये अनब्रांच रहती है और कोइल्ड रहती है। एमाइलोज आर कंसिस्ट अबाउट द 15 to 20% एमाइलोज होता है। हमने बात किया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो होता है, तो 15 to 20% क्या होता है, एमाइलोज होता है। ठीक है, स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन इज ग्लूकोज पॉलीमर विद द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंड होता है। साइड चेन विद द अबाउट 12 ग्लूकोज आर लिंक्ड, यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन में साइड चेन 12 ग्लूकोज आर लिंक्ड टू मेन चेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं। अभी थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड देख पा रहे हैं कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से, जैसे कि ये वाला था क्या था, ये 1 पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये 4 पोजीशन पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इधर भी 4 हुआ, तो 1 से बाइंड करेगा या तो 4 से बाइंड करेगा। तो ये क्या हुआ, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाइंड रहेगा। और यहाँ पर हमने बात किया जो एमाइलोपेक्टिन था, एमाइलोपेक्टिन में ये एमाइलोपेक्टिन की चेन है, जहाँ पर हमने 12 की बात की, आगे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे चेन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस तरह से आगे की साइड जो है जुड़ती चली जाएंगी चेन। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लाइकोज और यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट द ब्रांच चेन क्या हुई, ये एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये ज्वाइन हुआ। ठीक है, कैसे ज्वाइन हुआ आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ, देखो ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, तो 6 ये 1 पोजीशन था, 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो है ये ज्वाइन हो गई एमाइलोपेक्टिन की चेन। ठीक है,
तो एक बार ये स्ट्रक्चर आप ड्रा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। आई होप तो आपको ये जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा था वो क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की केमिकल नेचर की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन एनिमल, यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। जो ग्लूकोज होता है किस फॉर्म में स्टार्ट होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, यही ब्रेक डाउन होकर क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट फाउंड मोस्टली इन लीवर एंड मसल, मोस्टली लीवर एंड मसल में फाउंड होता है। इट इज द एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। जैसे कि प्लांट स्टार्च था, एनर्जी को ग्लूकोज को स्टोर कर रहा था स्टार्च के फॉर्म में, और ये क्या हुआ एनिमल में एक तरह से स्टार्च का काम कर रहा है, कि मतलब कि एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है जो ग्लाइकोजन है। ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड प्रोवाइड, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज अ पॉलीमर विच इज द हाईली ब्रांच्ड एंड 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट इन पर ब्रांच। हाईली ब्रांच होता है और पर ब्रांच में क्या होता है 8 to 10 ग्लूकोज की यूनिट जो होती है ज्वाइन होती है। ठीक है, द चेन ऑफ द ग्लाइकोजन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंक्स, जो कि हम पहले भी अभी स्टार्च के स्ट्रक्चर में दिखाया था। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंक्स कहाँ से ज्वाइन होगा, एंड ब्रांच आर ज्वाइंट टू द मेन चेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन। देखो सेम बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड कर रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अ एमाइलोपेक्टिन बट इट इज द मोर हाईली ब्रांच। यहाँ पर एज इट इज सेम, देखो सेम लिंकेज है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ब्रांच ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझो, ब्रांच जो है ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रक्चर आप देख लेना एक बार, ग्लाइकोजन का हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा, जो बनाना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, मे बी अगर पॉसिबल है तो एक बार गूगल से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, एल्डोज का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और कीटोज का मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। ठीक है, तो यहाँ पर C6H12O6 सेम स्ट्रक्चर, इसका भी सेम फार्मूला होगा C6H12O6, बट यहाँ पर मेनली डिफरेंट क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप। तो जैसा कि क्लासिफिकेशन ही है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इस तरह से क्लासीफाई किए गए, ये एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, थर्ड क्लासिफिकेशन ये था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं हैव एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एब्सेंट होते हैं। दे मे बी हेमी एसिटल और हेमिकेटल फॉर्म, ये हेमी एसिटल फॉर्म में होते हैं या तो हेमिकेटल। हेमी एसिटल मतलब कि होता है जो एल्डिहाइड हो, जैसे एल्डिहाइड हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में बाइंड होके चैन बना रहा। हेमिकेटल इसी तरह होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में बाइंड होता है। तो इसमें नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है, ये चीज़ें एब्सेंट रहती हैं। ठीक है, म्यूटा रोटेशन अक्योर्स, यहाँ पर म्यूटा रोटेशन होता है, यहाँ पर एब्सेंट रहता है। जो द पॉजिटिव ओसाजोन टेस्ट, जो ओसाजोन टेस्ट होता है ये पॉजिटिव रहते हैं और ये निगेटिव रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो वहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आता है सुक्रोज, स्टार्च, ट्रेलोज, रेफिनोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टी,
व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर हीटेड विद द स्ट्रॉन्ग H2SO4, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इट बर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक शुगर स्मेल। अगर इसको हीटेड करेंगे कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रॉन्ग H2SO4 के साथ में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक शुगर स्मेल देगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की होती है ये, तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोसेक्राइड विच हैव द फ्री एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस द फेलिंग बेंडिक टेस्ट रिएजेंट, thus the alkaline cupric ion blue color present in this reagent precipitated reddish brown cupric oxide देता है। तो ये हमारा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। आप इसके एक बार फिर से रीड आउट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये काफर एल्डोज एंड कीटोज है, बेंडिक टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कापर CO2O कापर ऑक्साइड, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बना और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डोज विद द ब्रोमीन वाटर कन्वर्टेड द एल्डिहाइड ग्रुप टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कि जब ग्लूकोज का जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या बनेगा, ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगर ग्लूकोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर पता चल गया कि एल्डिहाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दोगे तो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर पता चल गया आपको। तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, लाइक जैसे टॉमर्स टेस्ट हो गया, बेंडिक टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, ओसाजोन टेस्ट हो गया। ठीक है, ये टेस्ट फॉर रेड्यूसिंग शुगर के लिए टेस्ट होते हैं ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट मोलिस टेस्ट, स्वेलिंगनॉफ टेस्ट हो गया, बारफोर्ड टेस्ट हो गया, आयोडीन टेस्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं सारे। एटलीस्ट नेम तो याद ही कर सकते हैं अगर डिटेल नहीं आ रही है। ठीक है, अगर देखते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉमर्स टेस्ट की। सैंपल यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है सैंपल लेंगे, टॉमर्स रिएजेंट लेते हैं, बॉयल करेंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, येलो और रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा, येलो और रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा जब हम बॉयल करेंगे सैंपल और टॉमर्स रिएजेंट के साथ में। रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, तो हमें क्या पता चलेगा इससे कि रिड्यूसिंग शुगर जो है प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट की बात करते हैं, अल्फा नेपथॉल प्लस जो हमारा C2H5OH है। ठीक है, इसके साथ में अगर हीट करेंगे प्लस सैंपल रहेगा हमारा जो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी लेंगे, पर्पल रेड रिंग एट जंक्शन और 2 लिक्विड, 2 लिक्विड के बीच में पर्पल रेड रिंग जंक्शन जैसा दिखेगा फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है टेस्ट। ठीक है, अगर पर्पल रेड रिंग जंक्शन दिख रहा है तो एटलीस्ट उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलिस टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयोडीन टेस्ट। अगर आयोडीन टेस्ट की बात करते हैं, सस्पेंशन और सोल्यूशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, यहाँ पर क्या होता है पॉलीसेकेराइड के लिए जो पॉलीसेकेराइड है उनका सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन लेंगे, 1 to 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर देगा, अगर डेक्स्ट्रिन प्रेजेंट है तो पिंक कलर देगा, ग्लाइकोजन अगर प्रेजेंट है सैंपल में तो ब्राउन कलर आएगा, और अगर एमाइलोज प्रेजेंट है तो डीप ब्लू कलर आएगा। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन इन आयोडीन टेस्ट। तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओसाजोन टेस्ट। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए था। ओसाजोन टेस्ट, फेनाइल हाइड्राजीन प्लस सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड वाटर हीट फॉर 20 मिनट प्लस सैंपल तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हम सैंपल जो अननोन सैंपल लेते हैं। ठीक है, इतना सब मिलाने के बाद 20 मिनट के लिए हीट करेंगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, टेस्ट फॉर ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज, अगर ग्रीनिश येलो नीडल
ब्रूम स्टिक शेप क्रिस्टल आते हैं तो उसमें इंडिकेशन होगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज इसमें से कोई सैंपल में प्रेजेंट था। ठीक है। टेस्ट फॉर लैक्टोज, यानी कि हमारा जो पिनकुशन विद द पिंस हेडेज और क्रिस्टल, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अगर ऑब्जर्वेशन में टेस्ट फॉर माल्टोज की बात करते हैं, सनफ्लावर प्लेट लाइक क्रिस्टल अपीयर, अगर सनफ्लावर प्लेट लाइक क्रिस्टल अपीयर होते हैं तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, माल्टोज जो है प्रेजेंट है सैंपल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओसा जोन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी लास्ट बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो है बायोलॉजिकल रोल कार्बोहाइड्रेट एंड यूजेस कह सकते हैं। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक तरह से एनर्जी का सोर्स होता है, ये आपको के पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे आर यूज्ड एज अ डाइटरी फाइबर लाइक द सेलुलोज जो होता है डाइटरी फाइबर की तरह यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट लाइक जैसे स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जैसे कि हमारा राइबोज हो गया। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फॉर्म, या फिर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डिऑक्सी राइबोज हो गया। तो ये क्या है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट जो है यूज कर रहा है कि एक कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट दे एक्ट एज द एंटीकोगुलेंट इन द फॉर्म ऑफ हेपेरिन, जो हेपेरिन था पॉलीसेकेराइड वो एंटीकोगुलेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का यूज हो गया एंटीकोगुलेंट। ठीक है, दे आर यूज्ड इन क्लियरेंस टेस्ट, जो हमारा किडनी क्लियरेंस टेस्ट होता है जीएफआर को मेजर करते हैं इनुलिन से। ठीक है, तो ये इनुलिन पॉलीसेकेराइड था, ये भी यूज हो गया हेट्रोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिसीज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोसाइड, जो हमारा ग्लाइकोसाइड होता है वो जैसे कि CHF में यूज किया जाता है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट यूज किया गया इन द हार्ट डिसीज में। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन सेल, ब्रेन सेल के लिए ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। तो ये था हमारा डिटेल कार्बोहाइड्रेट। तो आई होप तो आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल ASL फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जो होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 प्रोटीन डिस्कस करेंगे। नोट्स रेडी है, बस आपको यहाँ पर हम देखना है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं इस वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर भी बना देंगे। थैंक यू।